हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजकोषीय नीति के कुछ और टॉपिक्स को जो उसी से रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं। इससे पहले हम लोग राजकोषीय नीति के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो राजकोषीय नीति जो है उससे को रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जैसे कि क्या आप किसी विशिष्ट राजकोषीय नीति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? अगला, क्या आप जानना चाहते हैं कि राजकोषीय नीति कानून कैसे प्रभावित करती है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि राजकोषीय नीति के क्या संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? तो ये जो हम लोग जानना चाहते हैं कि कोई अगला टॉपिक पढ़ते तो हम लोग के मन में जो विचार आता है, क्या ये क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा और ये होगा तो क्या नहीं होगा। तो ये जो मन में अड़ंग विचार आते हैं उसी से रिलेटेड जो राजकोषीय रिलेटेड आपके मन में विचार आ सकते हैं। जैसे कोई विशिष्ट राजकोषीय नीति है, कोई स्पेसिफिक राजकोषीय नीति है, उसके बारे में अधिक हम लोग जानना चाहें, या किसी राजकोषीय नीति का कानून वो कैसे प्रभावित करती है, और किसी राजकोषीय नीति का संभावित मतलब एक संभावना से जुड़ा हुआ जो नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव जो इफेक्ट होगा वो क्या हो सकते हैं, तो इनके बारे में अक्सर जानना चाहेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि क्या आप किसी विशिष्ट राजकोषीय नीति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग राजकोषीय नीति कानून कैसे प्रभावित करती है, और तीसरा टॉपिक हम लोग क्या हम राजकोषीय नीति को कैसे क्या संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा राजकोषीय नीति के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी लेना। ठीक है, तो उसमें होगा आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा है, जैसे कि राजकोषीय नीति कानून के छात्र होने के नाते आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे जो आपने सवाल जो आपके मन में आए ये बहुत अच्छे सवाल है। तो जो कि राजकोषीय नीति है वो कानून के छात्र होने के नाते आपके लिए बेहद क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए इन सवालों को जवाब विस्तार से जानते हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल हम लोगों ने मन में आया था, क्या आप किसी विशिष्ट राजकोषीय नीति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल जानना चाहते हैं। राजकोषीय नीति के कई तरह के उपकरण होते हैं। जो राजकोषीय नीति होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके कई तरीके के क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। जैसे कि आप किसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, कुछ उदाहरण अगर हम देना चाहें, जैसे कि कर नीति, जैसे कि आप किसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, कर नीति कैसे चला रही है। तो सरकारें जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के कर लगाकर राजस्व जुटाती हैं। जो सरकारें होती हैं वो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगा देंगी और साथ में क्या होंगी, राजस्व जुटाएंगी, जिससे हम लोग का क्या होगा, राजकोष नहीं होता, हम लोग का जो पैसे होते हैं जिससे सरकारें आगे हम लोग के विकास में या डेवलपमेंट में जो यूज करती हैं वो हम लोग के टैक्सेस से ही यूज करती हैं। सरकारें विभिन्न प्रकार के कर लगाकर राजस्व जुटाती है, जैसे आयकर, कॉर्पोरेट, जैसे कि क्या हो गया, आयकर हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, टैक्स हो गया और जीएसटी हो गया। इस तरीके के जितने भी क्या होते जा रहे हैं, कर होते जा रहे हैं, उन सब के यूज करके ही सरकार राजस्व को जुटाती है, इकट्ठा करती है। इन करों की जो दरें हैं और संरचना को बदलकर सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। जो इन करों की क्या कर सकती है, दरों को, और जो संरचना है या जो उसकी पूरा स्ट्रक्चर है उसको बदलकर क्या कर सकती है, सरकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमी को प्रभावित इफेक्ट कर सकती है इनके स्ट्रक्चर में फेर बदल करके या बदलाव करके। ठीक है, अगला आता है सरकारी व्यय। अगला क्या हम लोग का टॉपिक है, सरकारी व्यय। तो सरकारें होती हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में व्यय करती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व को खर्च करती हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ये अलग कुछ टॉपिक हैं जिन पे सरकारें जो है व्यय करती हैं, खर्च करती ही हैं। इस व्यय को बढ़ाकर या घटाकर सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ा या घटा सकती है। जो इस व्यय में क्या हो सकता है, इस व्यय को या तो बढ़ाकर या तो बहुत ज्यादा कम करके, या खर्च को बहुत बढ़ा देगी या कम करके सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को या जो डिमांड है उसको बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह सार्वजनिक ऋण। क्या है, सार्वजनिक ऋण। सरकारें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेती है। जो एक तरीके से जो मतलब कहते हैं लोन लेती है सरकार, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेती है। जैसे कि ऋण लेने से सरकार के पास अधिक धन होता है, जिससे ऋण ले लेती है तो सरकार के पास क्या होता है, अधिक धन हो जाता है, जिससे वह खर्च कर सकती है। लेकिन इससे सरकार पर ब्याज का बोझ भी बढ़ जाता है। लेकिन वो खर्च तो कर सकती है, जो जिसमें सरकार ने लोन लिया है उससे पैसा तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ में उसके ऊपर क्या हो जाता है, ब्याज, इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। इंटरेस्ट का जो एक बर्डन है वो सरकार पे बढ़ जाता है। अगला हम लोग का टॉपिक है सब्सिडी होती है। देखिए सरकारें कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर सब्सिडी देकर उनकी कीमतें कम करती है।
जैसे एलपीजी हो गया, उस पर सब्सिडी आती है। अभी आज की डेट में सोलर प्लेट्स लग रही हैं, उस पर सब्सिडी आ जाती है कि आप 1,60,000 का कुछ होता है प्लान, वो आप घर में अपनी सोलर प्लेट लगा लो, फिर वो सब्सिडी के रूप में कम रुपए आते रहेंगे आपके अकाउंट में। तो सरकार सब्सिडी देती है, इससे वस्तुओं की जो या सेवाओं की जो कीमतें हैं उसको कम कर सके। इससे उपभोग बढ़ता है। इससे क्या होता है, उपभोग बढ़ता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे क्या हो सकता है, लोग कंजम्पशन को बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, यानी कि उसको एक फ्लो मिल जाता है अर्थव्यवस्था को। ठीक है, आप इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो मतलब इतना एक नॉर्मल था इसके बारे में कि राजकोषीय नीति जो है उसके बारे में अधिक जानना चाहते थे तो अधिक जानना, राजकोषीय नीति में यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत यही चीजें होती है, कर नीति, सरकारी व्यय, कर नीति हो गया, सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण हो गया, सब्सिडी हो गया, ये एक राजकोषीय नीति को बनाती है। ठीक है, अगला हम लोगों ने टॉपिक देखा, मतलब पूछा था कि क्या आप जानना चाहते हैं कि राजकोषीय नीति कानून कैसे प्रभावित करती है? आप जानना चाहते होंगे कि जो राजकोषीय नीति है वो कानून कैसे प्रभावित करती है, तो हम लोग ये भी कहेंगे हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह कि राजकोषीय नीति और कानून एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। क्या है, गहराई से जुड़े हुए, जिसमें कुछ उदाहरण है नीचे, कर कानून, व्यय कानून, ऋण कानून और सब्सिडी कानून। ठीक है, कर कानून क्या होता है, कर लगाने से वसूल करने के लिए सरकार के पास कानून होते हैं। तो टैक्सेस लगाने और वसूल करने के लिए सरकार के पास क्या होते हैं, लॉज होते हैं, कानून होते हैं। राजकोषीय नीति में बदलाव आने पर इन कानूनों में भी बदलाव आ जाता है। जब राजकोषीय नीति या मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे ही कुछ बदलाव या फेरबदल होती है, उसी हिसाब से इन कानूनों या लॉज में भी बदलाव आ जाता है। आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए, लॉज में अमेंडमेंट होते रहते हैं, हर पुराने कानून को बदलने की जरूरत होती है, उसमें सुधार होते रहते हैं। ठीक है, तो जब नई कोई चीज आती है तो नए सुधारों के साथ कानून को भी बदला जाता है। तो कर लगाने, जो हम लोग कर कानून पढ़ रहे थे, तो उसमें यह है कि जो कर लगाने और वसूल करने के लिए सरकार के पास कानून होते हैं और राजकोषीय नीति में बदलाव आने पर इन कानूनों में भी बदलाव किया जाता है। अगला टॉपिक है व्यय कानून क्या है। तो व्यय कानून क्या है, सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए भी कानून होते हैं। जो सरकार को जो खर्च हो रही है, सरकार जो खर्च कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या होते हैं, लॉज होते हैं, कानून होते हैं। बजट बनाने और धनराशि आवंटित करने की प्रक्रिया को कानून द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। बजट बनाने और जो धनराशि इकट्ठी करी जाती है उसकी प्रक्रिया कानून द्वारा ही निर्धारित होती है। और इसी प्रकार से ऋण कानून होता है। ऋण कानून कैसे होता है कि जो सरकार से ऋण लेने और चुकाने से संबंधित कानून होते हैं, ऋण कानून। और सब्सिडी देने के लिए भी सरकार के पास कानून होते हैं। लगभग हर चीज के लिए राजकोषीय नीति के लिए कानून बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, उनमें फेरबदल भी करी जाती है। जिस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर होता है उसी हिसाब से कानूनों का भी स्ट्रक्चर होता है। और अगला जो टॉपिक है, जो राजकोषीय नीति में बदलाव आने पर इन सभी कानूनों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। कोई भी लॉ ये नहीं होता कि पत्थर की लकीर हो गई, कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज का अमेंडमेंट हो सकता है समय के साथ साथ। हर चीज में बदलाव की जरूरत होती है समय के साथ। समय के साथ ही बदलना ही, मतलब एक तरीके से समय के साथ ही बदलना ही सब कुछ होता है। देखो बात तो वही है कि जिंदगी की गाड़ी चल रही है, जीतेगा तो वही जो समय पे गियर बदलेगा। समय पे गियर नहीं बदला, गियर अटक गया, आने वाला तो बंदा निकल ही गया ना। राजकोषीय नीति में बदलाव आने पर भी इन कानूनों में भी संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला आते हैं। अगला जो टॉपिक है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि राजकोषीय नीति के क्या संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। हम लोग ये जानना चाहते होंगे कि राजकोषीय नीति के संभावित नेगेटिव इसका इफेक्ट क्या होगा। राजकोषीय नीति का पॉजिटिव तो पढ़ा दिया, या पॉजिटिव के बारे में तुम लोगों ने पढ़ लिया, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये तो दिमाग में आते ही। अगर हम लोग किसी के प्रोस देखना तो किसी के कॉन्स तो देखते ही होंगे कि इसके कॉन्स क्या क्या है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, राजकोषीय नीति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, अन्य देशों के साथ संबंध और कुछ समूहों पर बोझ पड़ते हैं। राजकोषीय घाटा कैसे होता था, तो अगर सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, जैसे कि अगर सरकार जो खर्च कर रही है और उसके मतलब राजस्व जो राजकोष है उससे ज्यादा हो जाता है, तो मतलब आपको नॉर्मल भाषा में समझाएं तो जो राजकोषीय घाटा है, अगर सरकार जो है अपना जेब खर्च मान लेते, जैसे हमारे पास 100 रुपए है या आपके पास 100 रुपए है और आप खर्च कर रहे हो 200,
तो आप पे क्या होगा, आपको घाटा ही तो हो रहा है। रुपए तो आपका 100 आपने जो करे हैं खर्च, वो ऋण लेके ही तो करे होंगे या किसी से उधार ही तो करे होंगे लेके, तो वो आप में इंटरेस्ट के रूप में बढ़ी तो गया, वो घाटे में तो आप हो। तो राजकोषीय नीति, जो राजकोषीय नीति में जो राजकोषीय घाटा होता है, तो अगर सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे देश का कर्ज बढ़ता है और भविष्य में आर्थिक संकट भी पैदा हो सकते हैं, और ये हम लोग की निजी लाइफ से भी कोरिलेट करता है। जैसे कि अगर आपका जेब खर्च 100 रुपए से ज्यादा हो गया, आपके बटुए में जितना रुपया है, आपके पास जितना रुपए है उससे ज्यादा अगर आप खर्च कर रहे हो, तो आप भविष्य में आर्थिक संकट भी में पड़ सकते हो, कर्ज में पड़ सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से सरकार अगर राजस्व से ज्यादा खर्च कर रही है तो राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ जाएगा और देश कर्ज बढ़ता चला जाएगा देश पे, और उस पे भविष्य में आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है। ये राजकोषीय नीति का पहला निगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है। अगला निगेटिव इफेक्ट है मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेशन। अगर सरकार बहुत अधिक पैसा खर्च करती है तो मुद्रास्फीति क्या होती है, बढ़ सकती है। अगर सरकार लगातार जो है बहुत तेजी से पैसा खर्च करती चले, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च करती चली जा रही है, तो मुद्रास्फीति क्या होगी, बढ़ जाएगी। और मुद्रास्फीति से कीमतें बढ़ती हैं और लोगों की खरीद शक्ति कम होती है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ती चली जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोग चीजें कम खरीदेंगे और खरीद शक्ति क्या होगी, कम होती चली जाएगी, कंजप्शन कम होता चला जाएगा, और इससे क्या होगा, आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है। ठीक है, अन्य देशों के साथ संबंध। अगला टॉपिक जो अन्य देशों के साथ संबंध है वो कैसे होता, तो अगर सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक होता है तो अन्य देशों को भारत में निवेश करने में संकोच हो सकता है। अगर सरकार के पास राजकोषीय घाटा बहुत अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ, जैसे पाकिस्तान देख लो आज का हाल, पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि कोई उस पर पैसा लगाना ही नहीं चाहता, कोई वहां प्लांट लगाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद इतना कर्जे में डूबा हुआ है। वो क्या आपको प्रॉफिट बना के देगा, वहां के लोगों को आटा नसीब नहीं हो रहा, वहां के लोगों को चावल नसीब नहीं हो रहा, वहां के लोगों को रोटी नसीब नहीं हो रही, वो आपको क्या क्या आपको प्रॉफिट बना के देगा वो देश। तो अगर सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक होता है तो अन्य जो देश हैं जो प्लांट लगा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, वो भारत में निवेश करने में संकोच करेंगे या उन्हें संकोच हो सकता है। ठीक है, और आगे कह रहा है, आगे कह रहा कि जो कुछ समूहों पर बोझ, कुछ राजकोषीय नीतियां कुछ समूहों पर अधिक बोझ डाल सकती है। कुछ राजकोषीय नीतियां होती है वो कुछ समूहों पर बहुत अधिक बोझ डाल सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं उच्च कर दरें अमीर लोगों पर अधिक बोझ डाल सकती है। मतलब अगर कर की दरें बहुत परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो अमीर लोग हैं उन पर बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। राजकोषीय नीति कुछ लोगों कुछ मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप पे बहुत ज्यादा कभी कभी बोझ डाल देती है। तो ये इसी के बारे में था, ये एक निगेटिव इफेक्ट है इसका राजकोषीय नीति का। शायद से ये टॉपिक खत्म हो गया, शायद से अगर देखा जाए तो। हाँ, तो ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। जो हम लोगों के मन में सवाल चल रहे थे राजकोषीय नीति के से रिलेटेड की राजकोषीय नीति के बारे में हम लोग जानना चाहते थे कि वो और अधिक जाने की वो किस किन से मिलकर बनी होती है, हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग जानना चाहते थे कि राजकोषीय नीति कानून से कैसे प्रभावित करती है या कानून को कैसे प्रभावित करती है, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसके बाद हम लोग जानना चाहते थे कि राजकोषीय नीति का पॉजिटिव तो हम लोगों ने पढ़ लिया इफेक्ट, और उसका निगेटिव इफेक्ट को जाना, निगेटिव साइड को हम लोग जानना चाहते थे, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इससे पहले राजकोषीय नीति आप पढ़ चुके हो, अगर ये आपको ना समझ में आई हो, फिर भी मुझे हिसाब से तो एक ही बार में समझ में आ जाए, ना समझ में आई तो आप एक दो बार और रिवाइंड करके देख लें 1.5x की स्पीड लगा के, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं अगले टॉपिक में, ऐसे इकोनॉमिक्स के सीरीज में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।